अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ुबैर खान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आज लेक्चर नंबर 2 हम पढ़ेंगे गैसेस यूनिट का। आज भी इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक है आइडियल गैस एंड आइडियल गैस इक्वेशन। इस वीडियो को आखिर तक देख लें ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलो स्टार्ट करते हैं कि आइडियल गैस क्या है। आइडियल गैस एक ऐसा गैस है जिसमें 3 प्रॉपर्टीज हो, तो वो आइडियल गैस होगा। वो 3 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? पहले प्रॉपर्टी अगर देख लें, द पार्टिकल्स ऑफ द गैस हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम। आइडियल गैस कौन सा होगा? ऐसा गैस जिसके पार्टिकल्स की वॉल्यूम क्या हो? नेग्लिजिबल हो, ना होने के बराबर हो। नेग्लिजिबल का मतलब है ना होने के बराबर। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है? द पार्टिकल्स ऑफ द गैस हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगा। तीसरा क्या है? द कोलिजन बिटवीन गैस पार्टिकल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। गैस के मॉलिक्यूल्स में जो कोलिजन होता है, जो कोलाइड हो करते हैं, वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा। अब डिटेल में पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है। पहला पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ द गैस हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम। ऐसा गैस जिसकी मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम ना हो तो ऐसा गैस तो नहीं है। जाहिर बात है, अगर आप सारे मॉलिक्यूल को क्लोज कर ले, अगर गैस का टेम्परेचर आप कम करोगे, प्रेशर ज्यादा करोगे तो वॉल्यूम तो आ जाएगा उसका। तो ऐसा कोई गैस नहीं है जिसका वॉल्यूम क्या हो? नेग्लिजिबल हो। हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। दूसरा क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ द गैस हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ऐसा कोई गैस नहीं है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना हो। यहाँ क्या लिखा है कि आइडियल गैस वो गैस है जिसके पार्टिकल्स में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना हो, तो ऐसे गैस को हम क्या कहेंगे? आइडियल गैस। थर्ड नंबर पॉइंट देखें, द कोलिजन बिटवीन गैस पार्टिकल आर परफेक्टली इलास्टिक। गैस के मॉलिक्यूल्स में जो कोलिजन होगा वो होगा परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है? अगर गैस के मॉलिक्यूल से फर्दर एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, ये मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं। जब ये टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इस एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाएगी। इससे एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी। इसने जितनी इमिट कर ली उतनी एनर्जी इसने गेन भी कर ली। ऐसे कोलिजन का नाम क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक। मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर इसमें काइनेटिक एनर्जी थी 10, इसमें काइनेटिक एनर्जी थी 2, या चलो मैं कहता हूं 0, इसमें काइनेटिक एनर्जी है 0। जब ये पार्टिकल इस पार्टिकल के साथ टकराएगा तो एग्जांपल इसने यहाँ पर 5 एनर्जी या 8 एनर्जी दे दी। जब अपनी 8 एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पर एनर्जी ले जाएगी 2, यहाँ पर एनर्जी ले जाएगी 8। तो देख लो, जब दोनों पार्टिकल टकरा गए तो इस पार्टिकल ने 8 एनर्जी दे दी इस पार्टिकल को, वो 8 की 8 एनर्जी इस पार्टिकल ने दे दी। इससे बाहर एनर्जी इमिट नहीं हुई। जितनी एनर्जी इसने लूज कर ली उतनी एनर्जी इसने गेन कर ली। तो ऐसे कोलिजन का नाम क्या होगा? ऐसे टकराव का नाम क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक। अगर बाहर एनर्जी लूज हो जाए, तो वो इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा, वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा, वो इनपरफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगा। अब जरा देखें, वो सिंपल एग्जांपल में बता रहा हूं। अगर 2 चीजें आपस में टकरा जाए और आप टकराने की आवाज सुने तो ऐसे कोलिजन को हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? जब वो टकराएंगे तो एनर्जी उससे इमिट हो जाएगी, वो एनर्जी हमारे कान तक आएगी, मतलब टकराने से एनर्जी उससे इमिट हो गई बाहर, तो ये परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन नहीं है। ऐसा कोलिजन जब पार्टिकल टकरा जाए आपस में, एक एनर्जी लूज कर ले और दूसरा गेन कर ले। जितनी एनर्जी एक लूज कर लेगा उतनी एनर्जी दूसरा गेन करेगा, तो ऐसे कोलिजन का नाम क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक। आइडियल गैस ज़हन में रख लें, कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है। ऐसा कोई गैस नहीं है जो आइडियल गैस हो। क्यों? मैंने आपसे कहा कि गैस के पार्टिकल में जिसमें ये 3 प्रॉपर्टीज हो तो वो आइडियल गैस होगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है? कि उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो, तो कोई ऐसा गैस नहीं है जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। दूसरा है नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। गैस के मॉलिक्यूल में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन एक्चुअली तो होता है, कम होगा। जब आप गैस की टेम्परेचर को कम करोगे, प्रेशर को ज़्यादा करोगे तो मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे, टेम्परेचर कम करोगे तो क्लोज आएंगे, तो उससे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड बनेगा। इसका मतलब है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद है, तो उसे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता।
एक बात हो सकती है, अगर हाई टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, अगर आप किसी भी गैस का हाई टेम्परेचर रख ले और प्रेशर लो रख ले तो हर एक गैस आइडियल गैस की तरह बिहेवियर करेगा, हर एक गैस आइडियल गैस की तरह बिहेवियर रखेगा। कब? जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर कम हो, तब वो आइडियल की तरह, ये बातें उसमें हो सकती है। उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल आप ले सकते हो, इधर घूमेगा फिरेगा, पता नहीं चलेगा कि वॉल्यूम उसका है या नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसमें नहीं हो सकता, क्यों कि वो टकराएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये बात भी उसमें हो सकती है। कोलिजन भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं। तो ये हाई टेम्परेचर में और लो प्रेशर में हर एक गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा कोई गैस नहीं है जो आइडियल गैस है। अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि अगर आइडियल गैस कोई है ही नहीं तो हम आइडियल गैस को क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं, आपने बॉयल्स लॉ तो पढ़ी है, चार्ल्स लॉ आपने पढ़ी है, एवोगाड्रो लॉ आपने पढ़ी होगी। अगर आपको मैं कोई न्यूमेरिकल दे दूं कि एक गैस है, उसका वॉल्यूम इतना है, उसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल इतना है, या उसका वॉल्यूम इतना है, आप उसका टेम्परेचर फाइंड करें, तो क्या करोगे? आप चार्ल्स लॉ को अप्लाई करोगे, या बॉयल्स लॉ को अप्लाई करोगे, या आप एवोगाड्रो लॉ को अप्लाई करोगे। इस लॉज को तो अप्लाई करोगे। अगर इन लॉज को अप्लाई करोगे, ये लॉज हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर फेल हो जाते हैं, ये लॉज तो आगे फेल है ना, अब इसे फेल नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप चार्ल्स लॉ हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट जीरो में, जब टेम्परेचर आप कम कर रहे हो तो उसे लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड पर चार्ल्स लॉ अप्लाई नहीं हो सकता, मतलब उस गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ जाता है। तो हम आइडियल गैस को क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं, अगर आप न्यूमेरिकल्स करना चाहो, कैलकुलेशंस करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, आप इन लॉज को पढ़ोगे। ये लॉज किसके बारे में है? ये लॉज है आइडियल गैस के बारे में, आइडियल गैस के हवाले से। आप इसको ये भी कह सकते हो आइडियल गैस लॉज है आइडियल गैस के हवाले से। आइडियल गैस की मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ आपको बताई कि 3 प्रॉपर्टीज़ आइडियल गैस में होगी। डिफिनीशन सेकंड क्या है? द गैस विच ओबे द गैस लॉज, ऐसा गैस जो गैस के लॉज को ओबे करे। कौन से लॉज को? बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को और एवोगाड्रो लॉ को। ऐसा गैस जो इन तीनों लॉज को ओबे करे, किस चीज़ में? ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, हर एक कंडीशन में। अगर एक गैस इस तरह हो कि बॉयल्स लॉ को ओबे करे और चार्ल्स लॉ को भी ओबे करे या एवोगाड्रो लॉ को ओबे करे, हर एक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में, हर एक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में, तो ऐसे गैस का नाम क्या होगा? आइडियल गैस होगा। अब ऐसा गैस है? नहीं है। हर एक कंडीशन, ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। चार्ल्स लॉ आपको याद होगा, टेम्परेचर कम करे, वॉल्यूम कम होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम आप नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, वॉल्यूम तो लिक्विड कवर करेगा। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उस गैस के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ जाता है, वंडरवाल फोर्सेस, इसलिए तो से लिक्विड बन जाता है। तो ऐसा गैस जो सारे गैस लॉज को ओबे करे, हर एक टेम्परेचर में, हर एक प्रेशर में, हर एक कंडीशन में, तो ऐसे गैस को हम क्या कहेंगे? आइडियल गैस कहेंगे। अब देखते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है और आइडियल गैस इक्वेशन को हम प्रूफ किस तरह करेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ जी, अगर स्क्रीनशॉट लेने तो ले ले जल्दी शाबा। नेक्स्ट है आइडियल गैस इक्वेशन कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? मैं आपको इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं। द इक्वेशन which is derived या which is formed by combining of all 3 gas laws
ऐसा इक्वेशन जो बन जाए किस चीज़ से, अगर हम कंबाइन कर ले सारे गैस लॉस को, कौन से गैस लॉस को, दैट इज चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। ऐसा इक्वेशन जो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ की कॉम्बिनेशन से बने, ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। फर्स्ट नंबर देख लें, फर्स्ट नंबर क्या है, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स चार्ल्स लॉ ने क्या कहा था कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। कब, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर, जब क्या हो, प्रेशर कांस्टेंट हो। दूसरा है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। वॉल्यूम और प्रेशर आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना प्रेशर ज़्यादा करोगे उतना वॉल्यूम कम होगा, जितना प्रेशर कम करोगे उतना वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। थर्ड नंबर लॉ है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो लॉ क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ मोल्स, जब टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो और प्रेशर भी कांस्टेंट हो। एवोगाड्रो ने कहा था जितने मोल्स आप किसी गैस के इंक्रीज करोगे उतना गैस का वॉल्यूम क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, लेकिन शर्त ये होगी कि आप टेम्परेचर को भी चेंज ना करो, वो भी कांस्टेंट रख ले और प्रेशर भी कांस्टेंट रख ले। तो ये लॉ क्या है, एवोगाड्रो लॉ है। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ मोल्स। जितने नंबर ऑफ मोल्स को आप इंक्रीज करोगे उतना गैस का वॉल्यूम क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। जितने नंबर ऑफ मोल्स आप किसी गैस के डिक्रीज करोगे उतना गैस का वॉल्यूम क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। तो तीनों लॉज है। अगर आप मैं इन तीन लॉज को कंबाइंड फॉर्म में लिख लूँ, कंबाइंड फॉर्म में किस तरह लिखूँगा, देख ले ज़रा। वी यहाँ पर भी वी है, मैं एक वी लिखता हूँ इसमें, वी इसके प्रोपोर्शनल है, इसकी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो प्रोपोर्शनल टू टी। टी का है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वी प्रोपोर्शनल टू टी। पी क्या है, इनवर्स में है, वी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू पी। इसको मैं यहाँ इस तरह डॉट 1/p डॉट लिख सकते हो, मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो, सेम टू सेम। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एन, वी एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो डिवाइड में नहीं लिखूंगा, यहाँ भी क्रॉस में मैं लिखूंगा एन। एन मैंने लिख लिया। अब अगर इसको मैं इकट्ठे लिखना चाहूँ तो इकट्ठे में इस तरह लिख सकता हूँ कि वी प्रोपोर्शनल टू टी एन या एन टी आप लिख सकते हो, एन टी डिवाइड बाय पी। इस तरह मैंने लिखा। अब देख ले, वी प्रोपोर्शनल टू एन टी डिवाइड बाय पी, ये आ गया। अब देख ले ज़रा, मैंने प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करना होगा, इधर मैं कांस्टेंट लगाऊंगा। सो वी इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है, आर एन टी डिवाइड बाय पी, ये आ गया। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये मैंने लिख लिया, चार्ल्स लॉ। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ये मैंने लिख लिया। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V N, N मैंने लिख लिया। तीनों को कंबाइन कर लें तो बन जाएगा V प्रोपोर्शनल टू N T डिवाइड बाय P। प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म कर ले, इस चीज़ कांस्टेंट लगाए, तो V इज इक्वल टू आर एन टी। अब क्या हो जाएगा, इस P को यहाँ लेकर आओ तो बन जाएगा V P इज इक्वल टू, इसको तरतीब से लिखे तो एन आर टी, ये इक्वेशन बन गया। P V इज इक्वल टू एन आर टी, ये जो इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन का नाम क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन P V या V P इज इक्वल टू एन आर टी, इस इक्वेशन, इसका नाम क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है जी। मज़ीद आगे देख लें, थोड़ा सा आगे हम इसको ले जाते हैं।
इसे देख लीजिए ज़रा, ये बन जाएगा Vp इज इक्वल टू nRT। आप इसे इस तरह लिख सकते हो कि PV इज इक्वल टू nRT। R क्या है? R इज कॉल्ड आइडियल गैस कांस्टेंट। इस इक्वेशन का नाम है आइडियल गैस। इसका एक और नाम भी है आइडियल गैस और जनरल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ R क्या है? R को हमने कांस्टेंट लगाया था, तो R को आप कह सकते हो आइडियल गैस कांस्टेंट, और दूसरा इसे आप ये भी कह सकते हो कि जनरल गैस कांस्टेंट। इसको आप और भी कह सकते हो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अभी अगर मैं इसको अरेंज कर लूँ R के लिए, मैं इस इक्वेशन को R के लिए अरेंज कर रहा हूँ। ज़रा गौर से देख ले कि R के लिए मैं किस तरह इसे अरेंज करूँगा। R के लिए मैं अरेंज कर रहा हूँ, देख ज़रा, R को यहाँ छोड़ दे, अरेंजिंग फॉर R। अरेंजिंग फॉर R के लिए अरेंज कर रहा हूँ। इस R को यहाँ छोड़ दे, T और N यहाँ आ जाएगा, तो बन जाएगा इस तरह, बन जाएगा PV डिवाइड बाई N एंड T, यहाँ R रह जाएगा। अभी R बन जाएगा PV इज इक्वल टू NT। अगर मैं इस तरह कर लूँ, इफ N इज इक्वल टू 1, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अगर मोल्स क्या हो? 1 हो, तो N की जगह मैं 1 पुट करूंगा, तो क्या बन जाएगा? इसी बन जाएगा PV डिवाइड बाई T। इसकी जगह 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा PV डिवाइड बाई T इज इक्वल टू R। ये बन गया। अभी क्या है? इनिशियल कंडीशन अगर आप ले लें, इनिशियल कंडीशन में आप P को नाम दोगे P1 का, ये वाला P1, V को कहोगे V1, T को कहोगे T1, R के बराबर है। फाइनल में P2 हो जाएगा फाइनल कंडीशन, V क्या बन जाएगा? V भी 2 बन जाएगा, और T क्या बन जाएगा? T2 इज इक्वल टू R। R और R तो कांस्टेंट है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो R इज इक्वल टू R। R की जगह ये वैल्यू लिख ले, दूसरे R की जगह ये वैल्यू लिख ले। सो P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2। ये एक और इक्वेशन आ गया, इसको हम कहेंगे जनरलाइजेशन फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। जनरलाइजेशन फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। अगर ऐसा गैस हो जिसमें आपको प्रेशर भी गिवन हो, उसका वॉल्यूम भी गिवन हो, इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन हो, आपसे कहे कि फाइनल प्रेशर ये हो गया, वॉल्यूम ये हो गया, आप फाइनल टेम्परेचर फाइंड करें, तो आपने ये वाला इक्वेशन लिखना होगा कि अगर आपको प्रेशर, इनिशियल प्रेशर भी गिवन हो, इनिशियल वॉल्यूम भी गिवन हो, इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन हो, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम भी, इन सब में से आपको सारे गिवन होंगे, एक अननोन होगा, तो इस इक्वेशन के थ्रू आपने उसको फाइंड करना होगा। ये क्या है? जनरलाइजेशन फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट जो लेक्चर हम पढ़ेंगे उसमें हम R की आइडियल गैस इक्वेशंस की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, R की वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे कि R की वैल्यूज़ कौन कौन सी है, और आइडियल गैस इक्वेशन से हम और क्या एप्लीकेशन ले सकते हैं। गैस का हम डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, गैस का मास भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपको समझ भी आई होगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।